नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव हैं, जिनके नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे। इन सबके बीच दिल्ली की सर्दी में सियासी पारा हाई है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 68 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन सबके बीच दिल्ली के सर्द मौसम में सियासी पारा गर्म है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है और इसके मद्देनजर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान लगभग हो चुका है और अब नामांकन की प्रक्रिया भी चालू है। तो वहीं सियासी बयानबाजियों का दौर भी जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए कामों को जनता ने सराहा है और हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यहाँ के लोगों को सजाबाग दिखाए थे और सजाबाग दिखा करके वोट लेते रहे, ईमानदारी के नाम के ऊपर वोट लिया, काम के नाम के ऊपर वोट लिया, परंतु ना तो ईमानदारी केजरीवाल की सबके सामने है और जो कामों के वायदे किए थे वो कामों के वायदे भी जनता के सामने है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता अब वो हिसाब चुकता करेगी, क्योंकि इस प्रकार का झूठ बोल करके केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में लगातार लोगों को बरगलाने का, उनका शोषण करने का काम किया है। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो लोगों के हित को नहीं, वो अपने हित को ज्यादा ध्यान में रख रही है। गरीब व्यक्ति का कैसे विकास हो उसकी चिंता तो उन्हें सजबाग दिखाया, परंतु विकास अपना कर लिया। जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं तो आम आदमी हूं, उसने आम आदमी का ही शोषण कर दिया सबसे ज्यादा। इधर हरियाणा में मिली हार के बाद अब कांग्रेस दिल्ली में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी कहीं है ही नहीं। कांग्रेस में काफी लोगों को पहले ही ऑलरेडी 1 महीने से लगी हुई है, कई विधायकों की लगी हुई है और कुछ की जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से भेजते रहेंगे। बातचीत कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लड़ाई बीजेपी से है या केजरीवाल जी से? बीजेपी है ही नहीं, वो केजरीवाल से रहेगी। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को जारी हो जाएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दिल्ली वालों की दिल्ली इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथों में सौंपती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, चर्चा अब यही है कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवा देती हूं। मेरे साथ प्रियदर्शनी सिंह जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, और कांग्रेस से प्रवक्ता कमल हांडा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। तो राजेंद्र जादौन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। सभी सीटों पर आप नामों का ऐलान कर चुके हैं। 2 सीटें हालांकि बाकी है, बुराड़ी और देवली, जिस पर माना जा रहा है कि आप अपने सहयोगी पार्टी को मौका दे रहे हैं, जिसमें जेडीयू और एलजेपी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जी
नमस्कार सृष्टि जी और यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। सृष्टि जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी आज ही बात हो रही थी कुछ आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ताओं से, और क्योंकि मेरे कुछ वहां पे आज भी अच्छे संबंध हैं, क्योंकि मैं भी पहले पार्टी में ही थी, आम आदमी पार्टी में। और हकीकत ये है कि आज मैं दिल्ली से भी आती हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आज अगर दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो वहां पे हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। मैं आपको गारंटी के साथ आज लिख के देख सकती हूँ कि नई दिल्ली की जो सीट है, नई दिल्ली विधानसभा की सीट है, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, वो भी चुनाव हार रहे हैं परवेश वर्मा जी से। और जहां तक बात की जाए कालका सीट की, तो कालका जी सीट की मैं रिपोर्ट आपको बताती हूँ, जहां से अतिशी जी लड़ रही हैं, वो भी चुनाव हार रहे हैं रमेश बदूड़ी जी से। तो इनका तो ये हाल है कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके सिटिंग सीएम दोनों के दोनों चुनाव हार रहे हैं, तो बाकी सीटों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनके सारे मंत्री चुनाव हार रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, एक कार्यकर्ता से अगर आप दिल्ली के कार्यकर्ता से बात करिए, चाहे वो जिले स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, सब दुखी हैं। सबको यही लगता है कि इन्होंने कोई काम किया नहीं है, सिर्फ बातें की हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 साल, जी हाँ 2 साल हो गए हैं, ऑन रिकॉर्ड मैं बता रही हूं कि लोगों को पेंशन नहीं, बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही है। और मुझे आज अंदरूनी अपने सूत्रों से पता लगा है, जो कि अरविंद जी की टीम में ही रहते हैं, उन्होंने ही मुझे ये बात बोली है कि जब अरविंद जी के पास एमएलए गए थे ये बोलने के लिए कि जी बुढ़ापा पेंशन फिर से कर दो, पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए, तो उस पे अरविंद जी ने बोला था कि क्या इस तरीके से वोट मिलेंगे, क्या लेके आ जाते हो फाइलें मेरे पास। तो इनकी जो राजनीति है आप समझ सकते हैं कि दिखाते कुछ है, करते कुछ है। ये कार्ल मार्क्स और ये लेनिन के जो भक्त हैं, अचानक ये हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, अचानक हनुमान भक्त हो गए हैं, ये अचानक ये ऐसी बातें करते हैं कि सनातन धर्म की बात करते हैं। अरे ये तो कभी इस सनातन धर्म या लोगों को मानते ही नहीं है। इन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान किया। आज दिल्ली में 70% पूर्वांचल वोट बैंक है। इन्होंने क्या, और कितना बड़ा पर्व होता है छठ का, और छठ के इस पावन पर्व में सबको मालूम है कि किस तरीके से यमुना की स्थिति थी। अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने मुख से ये बात बोली थी कि अगर पूर्वांचल लोग मुझे वोट ना दे, पूर्वांचली मुझे वोट ना दे, अगर मैं एक साफ सुथरा यमुना ना कर दूं, छठ घाट ना बना दूं। आज 2025 हो गया, आप देख लीजिए वही झाग है और वही हालत है, जबकि एमसीडी में भी इनकी सरकार है और दिल्ली में भी इनकी सरकार है। इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है और सिर्फ शीश महल पे पैसा खर्चा किया है। इन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया। जो अरविंद केजरीवाल ये अपने बच्चों की कसम इस व्यक्ति ने खा ली थी कि जी मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, आज अगला शीश महल बना रहा है। चलिए, कई बड़े मुद्दे हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठाए जा रहे हैं। कुछ मुद्दों का जिक्र आपने भी किया, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ते हुए कमल हांडा जी, प्रियदर्शनी जी ने हॉट सीटों का ही जिक्र कर दिया, नई दिल्ली और कालका जी का, और उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर ही जीत रही है तो और सीटों की तो बात ही क्या है, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। दूसरी तरफ सबसे बड़े आरोप जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों को लगातार भुनाने का काम यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने जो झूठे वादे किए थे, अब जनता उन्हें कहीं ना कहीं समझ गई है। अब फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार तो नहीं आने वाली, लेकिन हाँ, कांग्रेस का भी कोई वजूद नहीं है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कहा जा रहा है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी भी ये सब कह रही है। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी चंद पंक्तियों से। चेतन मन में बचा शेष कितना होश है, चेतन मन में बचा शेष कितना होश है, सत्ता नशे में झूमती गाती मदहोश है। बिल्ली प्रहरी बनाई गई है चूहों की, कुत्ते देखभाल करने लगे हैं शेरों की, फन कुचल दिया गया विषधरों का, लोमड़ी रक्षा करने लगी है भेड़ों की। जंगल का अंधेरा छा रहा, जंगल का राज छा रहा, चहु और है, सत्ता नशे में झूमती गाती मदहोश है। तो बात ऐसी है मैडम कि जो बीजेपी की प्रवक्ता ने बोला
इतनी कॉन्फिडेंटली कि हम 100 इन 100 सीट जीत रहे हैं, तो इनको भाजपा पे विश्वास नहीं है, इनको विश्वास है इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन क्योंकि घपलेबाजी करता है, ये तो जग जाहिर बात है। अभी हमारे ही एक, मैं हरियाणा की बात करूं तो हमारे करण दराज जी ने 9 सीटों पर जो है उन्होंने कहा था रिकाउंटिंग करवाई जाए, उनको शक था कि भी गड़बड़ हुई है। उन्होंने 4,23,000 भी जमा करवाए, लेकिन क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, मॉक वोटिंग करके बता दी। और महाराष्ट्र में तो उन्होंने मॉक वोटिंग करने वालों पर ही, जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे, उनके ऊपर भी मरकड़वाड़ी, नांदेड़ वगैरह में बहुत सारे गांव में ये हुआ, उनके ऊपर FIR हो गई और 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर गिरफ्तारी का भी निकल गया। अब मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन पर कमल हांडा जी आप सवाल खड़े कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है, तो आप मान रही हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? अगर इलेक्शन कमीशन साथ है बीजेपी के, तो इसका मतलब आप ये स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है दिल्ली में? देखिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो कभी नहीं आएगी, ये मैं आपको आज बताया। तो वो कैसे होंगे? कांग्रेस की शर्तों पर होंगे? इलेक्शन तो ये सत्ता के हाथ में है ना, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी थी वो नहीं। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर ही भरोसा नहीं है कमल हांडा जी, कांग्रेस को अगर इलेक्शन कमीशन पर ही भरोसा नहीं है तो फिर किस पर भरोसा है? आपको भरोसा है क्या सृष्टि जी? डू यू ट्रस्ट देम? मेरे भरोसा करने ना करने से आपका भरोसा कायम हो पाएगा? हमें नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, आपने बातों में उलझा देते हैं। ये तस्वीर है जब ये कांग्रेस से 2012-13 में बदनाम कर रहे थे, दिखाइएगा जूम करके। एक तरफ किरण बेदी, केजरीवाल, अन्ना हजारे बैठे हैं, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, जसवंत सिंह और सुषमा स्वराज बैठी हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आज तक कोई एक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बदनाम किया गया हमें। और सारा सपोर्ट किसने किया? बीजेपी ने पीछे से लग के किया। उन्होंने इसको प्यादे की तरह यूज किया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये वजीर बन गया, किस्मत की बात है, ठीक है। और मैं बात करना चाहती हूँ, दिल्ली चुनाव में तो आपकी सहयोगी पार्टी भी आपका साथ नहीं दे रही, आम आदमी पार्टी भी आप पर, आम आदमी पार्टी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है आपके साथ, आप दोनों जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जनता तो कंफ्यूज हो रही है इन सब से। आप मिली है क्या जनता से, जो जनता कंफ्यूज है? नहीं, बिल्कुल जनता कंफ्यूज है। आप जनता के बीच जाइए, आप पूछिए उनसे, आप पूछिए मैडम उनसे, आपको पता चलेगा। नहीं, आप मुझे जरा मेरे बात खत्म करने दीजिए। आपने भाजपा की प्रवक्ता को निर्विरोध बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए, कुछ पॉइंट्स मैं भी रखना चाहती हूँ। बोलिए। मैं ये कह रही थी 93 से 98 तक भाजपा की सरकार थी, 1993 और 1998 की बात कर रही हूँ। और सीएम इन्होंने 3 बदले 5 सालों में, मदन लाल खुराना, साहेब वर्मा जी और सुषमा स्वराज। सन 80 से 93 तक भी जो है दिल्ली को पूर्ण राज्य के लिए बड़ी गुहार लगाते थे और घूमते रहते थे दिल्ली में। 11 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, लेकिन अभी तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि इन्होंने ML खुराना पर आरोप लगा था हवाला कांड में। उन्होंने नैतिकता के अधिकार पर, नैतिकता के आधार पर, उस टाइम नैतिकता थी जो है उनमें, नेताओं में, अब तो खत्म हो गई है भाजपाइयों में। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया हवाला कांड में, हालांकि उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उनको बीजेपी ने दोबारा अपने साथ नहीं लिया। और एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि लेकिन आजकल का समय बहुत बदल गया है सृष्टि जी, कि नौकरी देने के नाम पर गैंग रेप किया जाता है एक लड़की के साथ, बड़ोली जी ने जो किया, ठीक है, और फिर उसके बाद मारने की भी धमकी दी। हांडा जी, मुझे पता था आप इस विषय पर जरूर आएंगी। बहुत देर से मैंने आपको टाइम भी दे रखा है बोलने का, लेकिन मैं एक भी बार ये नहीं समझ पाई कि आपने कांग्रेस को लेकर कुछ भी नहीं कहा। जब से आप कांग्रेस की तैयारियों को लेकर कुछ भी कहने से बच रही हैं क्या? आपने इंटरप्ट कर दिया मुझे। नहीं, क्योंकि आप विषय से इधर उधर होंगे तो मैं इंटरप्ट तो करूंगी। देखिए, मैं AIEEE और JEE के एग्जाम में नहीं बैठी हूँ कि यस और नो में जवाब दूंगी। मैं अपनी बात भी रखूंगी जो मैंने तय कर रहा है, जो मैंने बोलना है। नहीं, तो आप विषय पर जवाब दीजिए ना। आपको हाँ या ना कहने का, आपको हाँ या ना कहने के लिए किसने कहा? आपको बहुत देर से सुन रहे हैं हम, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुद को कहाँ पा रही है, ये आपने अभी तक नहीं बताया। दिल्ली को जो पेरिस बनाने चले थे, ना पेरिस बना, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। टैग की रिपोर्ट के कभी डिस्कशन नहीं हुई विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, ना भाजपा ने की ना आम आदमी पार्टी ने की, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ 2012-13 में इन्होंने आंदोलन किया, लेकिन एक भी आरोप जो इन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया था सिर्फ सत्ता की हवस के लिए, वो एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ। दूसरी बात, बंगारू लक्ष्मण भी इन्हीं के थे जो रक्षा क्षेत्र में पैसे लेते हुए पकड़े गए थे।
सजा हुई थी तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया कि जी हमारा ये उसका निजी काम है, हमें नहीं उससे मतलब है। लोकपाल के नाम पर अरविंद केजरीवाल आए, कहाँ है लोकपाल आजकल? और मैंने आजकल तो सनातनी भी बने फिरते हैं और कहते हैं मुझसे बड़ा कोई सनातनी भी नहीं है। हमने जो काम किए हैं दिल्ली में, हम अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे। आपने कहा कांग्रेस किस आधार पर वो करेगी? अगर कांग्रेस की उदारता ना होती तो अरविंद केजरीवाल 2015 में सत्ता में कभी न आते। ही हमारी उदारता थी जो हमने उसका साथ दिया, वो हमने गलती की, हम इस चीज को मानते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ, कांग्रेस हर साल जो है 36 स्कूल बनाती रही, 10 कॉलेज बनाए, 4 यूनिवर्सिटीज बनाई हर साल में, 21 हॉस्पिटल, 22,000 बेडेड हॉस्पिटल जो कांग्रेस ने क्रिएट करे दिल्ली में। मेट्रो कौन लेकर आया था जिससे 48% रेवेन्यू आता है दिल्ली का? मेट्रो भी हमने लाए थे। 78 फ्लाईओवर बनाए हमने, 12 रह गए थे जो अपने 4th फेज में थे, वो उनको आम आदमी पूरा करके उसका श्रेय ले रही है, ले ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5,000 किलोमीटर रोड हमने बनाई, 6500 नई बसेज हमने बनाई, मेट्रो हमने बनाई, और कोई इन्होंने पावर ऑडिट नहीं करवाया। इन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली में जो जिसका एक ही स्कूल की लीपापोती करके ये दिखाते हैं। रही भाजपा की बात, तो ये तो बहरूपिये हैं ही हैं, इनमें इसमें कोई शक नहीं है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है और होता कुछ और है। अंदर खबर कुछ चलाते, अंदर की बात कुछ और होती है। ये भी तो 15 लाख की बात करके आए थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी। ठीक है कमल हाड़ा जी, मुझे लगता है मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया। अब एक ठीक है ओपनिंग कमेंट ओंकार सिंह जी से मैं लेना चाहूंगी। ओंकार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को? हालांकि हरियाणा से सटा हुआ है दिल्ली, तो हरियाणा में भी कहा जा सकता है कि इसकी सियासी गर्मी खूब नजर आ रही है। सृष्टि जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। सृष्टि जी देखिए, दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, पूर्ण स्टेट तो नहीं है, जहां पे वहां के मूल निवासी कम है, लेकिन बाहर से नौकरी करने वाले ज्यादा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं मानता हूं जब 2011-12 में आंदोलन हुआ, 13 में आंदोलन हुआ, तो कांग्रेस ने बहुत नरम रुख अपनाया, जो मोदी जी अपना रहे हैं आज किसानों के साथ। अगर उस वक्त कांग्रेस ने रुख अपनाया होता तो बीजेपी सत्ता में ना आती, ये मेरा भी मानना है। लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता एक बात कह रही थी, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये जरा हरियाणा के बारे में भी ये बात बता दें कि यहाँ पे भी तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। आपके जो नेता हैं क्या कर रहे हैं? ये तीसरी बार आप आगे कांग्रेस की गलतियों की वजह से आगे। मेरा ये मानना है, देखिए हमारा तो दिल्ली में कोई कैंडिडेट नहीं है, ना हम कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि दिल्ली में बीजेपी का कुछ बटने वाला नहीं है। मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही होगा, जैसा पहले होता है। लोकसभा के चुनाव में वोट मोदी जी के नाम पे मिल जाते हैं, हाँ। लेकिन विधानसभा के चुनाव में 3 बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने कुछ काम किया होगा तभी तो बने होंगे, ऐसे तो नहीं। दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे वोट नहीं डालने वाले। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि वो बीजेपी जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग करती थी कांग्रेस से, आज 11 साल हो गए केंद्र में बीजेपी बैठी है, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकती? दे सकती है, लेकिन बीजेपी को डर है अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया तो केजरीवाल या कांग्रेस जरूरत से ज्यादा कामयाब ना हो जाए। क्योंकि जहां पे भी केजरीवाल जी या कोई और व्यक्ति कामयाब होने लगता है, ये पुलिस क्योंकि इनके हाथ में है, केंद्र के हाथ में, केंद्रीय बल सारे, पुलिस भी केंद्र के हाथ में है, कुछ संस्थाएं केंद्र के हाथ में है, वो उन संस्थाओं को टाइट कर देते हैं जिससे लोकल व्यक्ति, लोकल गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती। मेरी तो ये बात है कि अगर कोई भी सरकार बने, अगर बीजेपी उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बीजेपी का दोगलापन साफ नजर आता है। आज हरियाणा में तीसरी बार इनकी सरकार है, लेकिन कोई भी समस्या खत्म नहीं हुई है। समस्याएं जो की त्यों है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, परिवार पहचान पत्र हो, पोर्टल हो, रजिस्ट्री हो, कुछ भी हो, आयुष्मान कार्ड हो, वैसी की वैसी समस्याएं हैं। ये तो कांग्रेस की कुछ गलतियां हुई, कांग्रेस का संगठन नहीं बना, कांग्रेस के आपसी कैंडिडेट आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हो गए, आपसी बयानबाजी रही, गुटबाजी रही, इसकी वजह से बीजेपी आ गई। जहां तक दिल्ली का सवाल है, मेरे को लगता है कि दिल्ली में बीजेपी का शायद कुछ नहीं बटने वाला, मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में रहेगा। ठीक है, राजेंद्र जादौन जी को चर्चा में जोड़ते हुए, जादौन साहब मेरा सवाल आपसे, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। जादौन साहब, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को? क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है?
नहीं, अब देखिए कि त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश है वहाँ। ठीक है कि अभी तक तो आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ स्थापित दिखाई देती है, लेकिन अब लोग किस तरह से इस चुनाव अभियान जो चल रहा है, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो वो किस तरह से उसको लेते हैं। एक तो ये है कि आम आदमी ये भी समझ सकता है कि हमें तो सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्या है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, हाँ। तो हमारे लिए तो ये सब चाहिए, तो ठीक है। बाकी ये है कि कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि यमुना का प्रदूषण ठीक नहीं हुआ, कई और जो है समस्याएं कायम है जिन पर काम नहीं हुआ। वो एयर पॉल्यूशन का भी मुद्दा आ जाता है कि उस पर क्या काम किया। बहुत सारे मुद्दे जो शराब नीति को लेकर आ जाता है, तो शराब नीति में घोटाला हो गया, हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी आम आदमी पार्टी सरकार को कि भाई आपने कैग रिपोर्ट क्यों नहीं विधानसभा में पेश की। उधर जो है आम आदमी पार्टी कह रही है ये लीक रिपोर्ट है, ये क्या बीजेपी कार्यालय से आई है। ये तमाम राजनीतिक खींचतान तो देखिए चलती ही रहती है। अब केंद्र सरकार का भी अपना आरोप है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली के लोगों को नहीं लेने दिया आम आदमी पार्टी सरकार ने। वो पंजाब सरकार को भी कहती है कि पंजाब सरकार ने भी उसको लाभ नहीं लेने दिया। वो ये भी कहती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नहीं लेने दिया। तो वो ये कई बार ये कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे, कई बार आप केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं कर रहे। तो ये पॉलिटिकल जादौन साहब, ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मुद्दा कितना गर्माएगा? और क्या दिल्ली की जनता अब ये समझ रही है कि अगर केंद्र की योजनाओं का लाभ लेना है तो दिल्ली में भी वही पार्टी आनी चाहिए जो केंद्र में है? ऐसा भी कुछ असर पड़ रहा है? हालांकि वो अपनी योजना ले आए, वो संजीवनी योजना, और पंजाब सरकार ने भी कोई अपनी स्वास्थ्य योजना लागू कर दी, ये कर दी। लेकिन अब वो ये आम आदमी देखता है, वहां तक बात पहुंचती भी है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ मिलना चाहिए था, राजनीतिक कारणों से इस सरकार ने उनको लागू नहीं किया। तो अब वो ये लोग किस तरह से इसको लेते हैं। कई बार लोग ये भी सोच सकते हैं कि पानी, बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमें कुछ राहत मिली है तो ये चलने दो, दूसरी सरकार आएगी तो पता नहीं क्या करेगी। लेकिन अगर दूसरी सरकारों के एजेंडे पर भरोसा करते हैं, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे के घोषणा पत्र को देखकर चलते हैं, उनको लगता है कि अगर इन्होंने वोटों को आकर्षित करने के लिए ये मुद्दे उठाए हैं या ये राहत देने का ऐलान किया है तो हम भी कर सकते हैं। जादौन साहब, ये भी बताइए कि पिछले कुछ महीनों में या साल में ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, ईडी की जांच की अगर बात करें, या अब यमुना नदी की सफाई को लेकर भी बीजेपी जो है वो खूब घेर रही है अरविंद केजरीवाल को, या अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, ये सब मुद्दे जो है वो किस तरह का इम्पैक्ट डाल सकते हैं आम आदमी पार्टी पर? नहीं, वो देखिए कि आम आदमी अगर इसमें सहानुभूति लेता होगा तो स्वाभाविक है कि उनको लगेगा कि भाई ये काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं और सरकार है आम आदमी पार्टी की, और वास्तव में इन्होंने आम आदमी के हित में काम किया है, तो हो सकता है कि इनको फिर भी एक बार चांस मिले। लेकिन लोग ये माने जा रहे हैं कि जिस तरह से पूर्वांचली समाज इनके साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें समाजवादी पार्टी ने भी एक आहुति डाल दी, उधर जो है दूसरे और भी जो आरजेडी वगैरह जो है इन्होंने भी वो समर्थन दे दिया है। हाँ। तो वो उससे इनका जो है एक ट्यूनिंग हो गई कि पहले ये पूर्वांचली समाज को अपने पक्ष में लिए हुए थे, तो दूसरे दलों के समर्थन से भी जो है उनको और मजबूती मिलेगी, और उनका जो वोट बैंक है वो अछूता रहेगा और वो जिताने का काम करेगा। तो ये देखने की बात है। पूर्वांचली समाज को लेकर राजनीति भी चली। भारतीय जनता पार्टी ने कहा केजरीवाल ने पूर्वांचली समाज का अपमान कर दिया। हालांकि उनके साथ भी पूर्वांचली नेता है, जो उनके मनोज तिवारी हैं सांसद, वो पूर्वांचली है खुद ही। वो भोजपुरी गीत गाते थे पहले, अब वो पूर्वांचली समाज को प्रभावित कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ भी हैं जो पूर्वांचल से ही आते हैं, गोरखपुर से, गोरखपुर में पीठ है उनकी। तो देखते हैं कि वो पूर्वांचली वोट बैंक को किस तरह से तोड़ पाते। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो लगातार आई है, उसको सफलता मिली, उसमें पूर्वांचली समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो मेहनत का समाज है। वहां लोग सर्विस करते हैं, नौकरियां करते हैं। तो ठीक है, दिल्ली तो पूरे हिंदुस्तान की है। लोग कहते हैं कि दिल्ली तो दिल है हिंदुस्तान का, क्योंकि वहाँ सभी देश के सभी क्षेत्रों के लोग मौजूद है वहाँ, वैसे देखा जाए तो। क्योंकि वहाँ कोई अपनी मूल संस्कृति क्या है, वो तो एक मिश्रित आबादी है देश के विभिन्न अंचलों की। कोई वहाँ पूर्वोत्तर के भी मिल जाएंगे, वहाँ दक्षिण के भी मिल जाएंगे, कोई इधर दूसरे भी जो है पंजाब के भी मिलेंगे। तो ये सारा मिला के है। अब देखते हैं कि वो क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ताकत लगाएगी
हो सकता है योगी आदित्यनाथ की सभाएं करवा दी जाए, कुछ और जो है वो अपने टैक्टिक्स अपनाए। तो अभी लगता है कि आम आदमी बिल्कुल, पार्टी स्टार के प्रचारकों की लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी नाम है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी है। और मेरा अगला सवाल आपसे मैं यही करूंगी कि महाराष्ट्र चुनाव के और हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रियदर्शनी जी से सवाल करना चाहूंगी। प्रियदर्शनी जी, आपने सीएम फेस जो है, सीएम का जो चेहरा है, वो अभी तक उसका कोई ऐलान नहीं किया है। क्या लगता है कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं अभी पहले अपने सारे साथी प्रवक्ताओं की बातें सुन रही थी, और ओमकार भाई मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका पर्सनली बड़ा आदर सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं आज उनकी सारी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ। एक भी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पहली बात कि ये बोलना, कोई भी पार्टी असाइड एनी पार्टी ये बोलना बंद करे कि हरियाणा में हम कांग्रेस की वजह से जीत गए हैं या कांग्रेस का संगठन नहीं था। अरे कांग्रेस तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी हरियाणा में, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस हमने उजागर किया है। पहली बात। दूसरी बात कि इनका खुद का संगठन नहीं था, ये हमें किसी को क्या हरवाएंगे क्या जितवाएंगे। दूसरी बात कि हमने जो काम किए हैं 10 वर्ष पे, मैंडेट हमें आज उसका मिला है, ना कि कांग्रेस की किसी की वजह से कोई चुनाव नहीं जीतता या हारता है। जनता जब मन बना लेती है, जो अंडर करंट था जनता का, शायद इनेलो या कांग्रेस या XYZ पार्टी नहीं भाग पाई। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी सारी सीटों में, क्या हाल हो गया था? जमानत जब्त हो गई थी इनकी, जमानत जब्त हो गई थी। सिर्फ 8 कैंडिडेट छोड़ के बाकी सारी सीटों में इनकी जमानत जब्त थी। आप बताइए, तो कांग्रेस की क्या हालत थी सबको मालूम है। क्या हुआ, इनके नेता खुद ही कैसी कैसी बयानबाजी कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। तो ये बातें बोलना, मुझे लगता है ये एक, अब आज हमें जनता का, हम प्रजातंत्र में हैं, लोकतंत्र में हैं, और हमें जनता का मैंडेट स्वीकार करना चाहिए, ना कि ये बातें बोलनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि मैं अभी जादू जी की बात सुन रही थी कि पूर्वांचल के लोग सपोर्ट में हैं अरविंद जी के, जो मुझे निष्कर्ष उनकी बातों से लग रहा था, समझ में आ रहा था। मैं आपको बताऊं, मैं खुद पूर्वांचल समाज से हूं और दिल्ली से ही हूं, वहां की राजनीति को भी समझती हूं, और बाकी मुझे लगता है बाकी दोनों जो प्रवक्ता हैं वो मूल रूप से हरियाणा दिल्ली की राजनीति को उतना नहीं समझते होंगे जितनी अच्छी तरीके से मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई है। आपको मैं बता दूं, पूर्वांचली एकदम एंटी है इनके, एंटी है। महाबल मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी, पहले कांग्रेस में थे, अब यहाँ पे आए हैं, आम आदमी पार्टी में आए हैं। महाबल मिश्रा, मैं परसों की बात बता रही हूँ, एक जगह सभा करने के लिए गए थे पूर्वांचल समाज की, खदाड़ के भगा दिया था उनको, पूर्वांचली उन्हें खदाड़ के भगा दिया था। महाबल मिश्रा तो बड़ा नाम है पूर्वांचल के नेताओं में, बोला जाता है दिल्ली की राजनीति में, शीला दीक्षित की सरकार में भी बहुत बड़े बड़े पदों में रहे, MLA रहे हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि पूर्वांचल के लोगों को धोखा समझ में आ गया है। पूर्वांचल के लोगों को ये समझ में आ गया कि जिस छठ घाट का आप लोगों ने वादा किया था, यमुना घाट बनाने का वादा किया था, उस यमुना में आज भी झाग ही है। हकीकत यह है, पूर्वांचल के लोग इतने बेवकूफ और मूर्ख नहीं है। भारतीय राजनीति जब शुरू होती है, तो भारत की राजनीति जब भी शुरू होती है वो पूर्वांचल से शुरू होती है। हर तीसरे घर में राजनीति के आदमी पैदा होता है वहां पे। तो इसलिए ये धोखा अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों को नहीं दे सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक समाज पूर्वांचल का है, एक समाज है वहां पे जाट का। जाट समाज इनको देखना पसंद नहीं कर रहा है, इनको देखना ही नहीं पसंद कर रहा है। बालियान जी जो इनके जाट के नेता हैं, जो कि उत्तम नगर से चुनाव लड़ते हैं, सबको मालूम है कि वो अंदर है, जेल के अंदर, किस केस में है ये भी सबको मालूम है। अब आप ये देखिए कि जो इनके पास कैलाश गहलोत जी हमारे पास आ गए हैं, कि जो इनके पास जाट चेहरे थे बड़े नेताओं के दिल्ली के, कौन सा इनके पास ऐसा जाट चेहरा है? कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है इनके पास। तो इनके पास कौन से समाज के लोग हैं? बाहर से आउटसोर्स करके वॉलंटियर मंगवाने पड़ रहे हैं। इनके पास अपने वॉलंटियर नहीं है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, ये इनकी हालत है। और ये बात कर रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, मैं आपको बता रही हूं, अरविंद केजरीवाल अपने जीवन की सबसे बड़ी हार देखने वाले, वो खुद का अपना चुनाव हारने वाले सृष्टि जी। और मैं आपके चैनल पे बोल के जा रही हूं, 5 तारीख को मुझे बुला लीजिएगा डिबेट पे, और देखिएगा मेरी बात सही होगी।
ना हारे तो ठीक है, अब आतिशी CM मारला फेस को जो लेकर कि भी कार्ल मार्क्स की और सीएम फेस को लेकर जो मैंने सवाल किया उस पर सीएम फेस की देखिए बात करें तो ये तो हाईकमान हमारे यहाँ चूज करता है, जनता जनार्दन चूज करेगी, जो जनता मैंडेट देगी हम उस हिसाब से पॉपुलर फेस देख के हम सीएम फेस बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ संगठन, जैसे आपने हरियाणा में देखा, हरियाणा में जब हमने सीएम फेस अनाउंस किया, कोई भी आवाज आपने सुनी, कोई भी आपने लड़ाई झगड़ा सुना? इनके यहाँ तो एलओपी लीडर नहीं बन रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना नहीं बना करने पा का रहे हैं। फायदा और आप ये आम आदमी पार्टी को मिलेगी, आप देखते हैं? अरे अरविंद केजरीवाल के नाम पे मैं बता रही हूँ, मैं यही तो बताने की सृष्टि जी कोशिश कर रही हूँ कि सीएम फेस उनको बताने का नुकसान हो गया है, नुकसान हो गया है। जनता, अच्छा ये मान लीजिए बन जाएंगे, उसके बाद फिर इनकी यही कहानी होगी, जब दिल्ली में जब जब संकट आता है तब ये धरने पे बैठ जाते हैं, आतिशी मारला धरने पे बैठ जाती है, अरविंद केजरीवाल धरने पे बैठ जाते हैं, एलजी के यहाँ बैठ जाते हैं। अरे ये ड्रामा शो देखने की अब जनता को जरूरत नहीं है, जनता थक गई है, जनता हार गई है, जनता अब समझ रही कि हमें अच्छा, काम करने वाली फटाफट से इस पर भी एक रिएक्शन प्रियदर्शनी जी मैं आपका चाहूंगी। जिस तरह से कमल हांडा जी कह रही थी कि आप कहीं फ्रेम में नहीं है, जल्दी से इस पर उदय भान जी ने भी कहा है, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि भारतीय जनता पार्टी कहीं फ्रेम में नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। अभी कमल हांडा जी भी कह रही थी, उदय भान जी भी कह चुके हैं। अरे मैं आपको बता रही हूँ, वो देखिए मैं बता रही हूँ, उदय भान जी कौन बयान दे रही है, दोनों बयान कौन दो लोग दे रहे हैं, ठीक है। और उदय भान जी तो खुद अपना ही चुनाव हार गए थे हरियाणा का, तो उनकी बातों को कितना ही सीधे अपना चुनाव तो बचा नहीं पाए, आ रहे भविष्यवाणी करने के लिए दिल्ली की। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनका कांग्रेसी तो मैं बताऊं चौथे नंबर पे आएंगे, और ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट बोल रही हूँ। आपका जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा। पिछली बार इनको 7% वोट मिले थे, इस बार उससे भी कम ये जाने वाले हैं। इनका इतना बुरा हाल है, और जो कैंडिडेट इन्होंने उतारे माशा अल्लाह, मतलब मैं बता रही हूँ ईश्वर इनका भला करे। ऐसे कैंडिडेट मैंने जो लिस्ट देखी है कांग्रेस की, दिल्ली के कैंडिडेट इन्होंने उतारे हैं, जो कि जमानतें जब्त हो गई थी इनकी चुनाव में, पिछले चुनावों में। ठीक है कमल हांडा जी। हाँ जी, पहले तो मैं इनेलो के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी, जिन्होंने कहा तीसरी बार कांग्रेस की वजह से जो है भाजपा में आई। अपना भूल जाते हैं ओंकार सिंह जी कि आपने कौन सी लड़ाई लड़ी, ना लोकसभा में ना आपने उसमें लड़ी, आपने विधानसभा में आपके कितने एमएलए आए ये आप भी जानते हैं। रही बात वोट की, वोट प्रतिशत कितना फर्क था, 0.6%, यानी कि 1% का भी फर्क नहीं था हरियाणा में, लेकिन सीटों में 33% कैसे फर्क आया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। हिमाचल में भी था, हिमाचल में भी 4% ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज की क्या मतलब है? मैडम इसको बीच में मत बुलाइए, इसी बढ़िया भारतीय रेसिस्ट पार्टी की प्रवक्ता को चुप कराइए। इसको क्या होता है? कमल हांडा ये कौन सी शब्दावली यूज कर रही है? इसको क्या होता है? मानसिक संतुलन तुम्हारा खराब है। नहीं चलिए ठीक है, अब इस तरह के पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे और अब गलत शब्दों का भी उपयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आपकी बात उन्होंने शांति से सुनी, अब आप भी सुन लीजिए। इसको क्या ना बोलूं, क्या तेरे को बड़ी इज्जत दूं मैं? नहीं कमल हांडा जी, अब देखिए आप पर्सनल अपनी यहाँ पर मत निकालिए। नहीं प्रियदर्शनी जी, मुझे फिर आवाज म्यूट करवानी पड़ेगी। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला, आपको पसंद नहीं आया, तो फिर आप उसका जवाब गलत बोलकर मत दीजिए। नहीं, लेकिन अगर आप भी फिर ये चर्चा नहीं सृष्टि जी, आपकी डिबेट में ये बदतमीजी टॉलरेट करूंगी मैं उनको बोल रही हूँ, लेकिन आप भी गलत शब्दों का उपयोग मत कीजिए। अगर आप भी करेंगे तो फिर मैं उनको कैसे समझा पाऊंगी? गलत शब्दों का कमल हांडा जी, देखिए आपको समय मिला है। कमल हांडा जी, हाँ जी, आपका टाइम है। कांग्रेस खत्म हो गई, अंधेरा ये सोचता है कि उसने इसको क्या शब्दावली है? इसको ये किस्म की शब्दावली है, ये गलत मुद्दों की बातें करती है, जैसे हमने पति से बातें करती है वैसे मुझसे बातें करती है ये। हमारी वजह से आपको तो परिवार में फूट हो गई थी ओंकार सिंह जी, आप भूल रहे हैं, मैं याद दिला दूं आपको। दूसरी बात एक और कहना चाहती हूँ, आपने क्या काम किया? आपने भाजपा का साथ दिया, आप सहयोगी दल बन के रहे। दूसरी बात बैसाखी पर थी, आप ही के परिवार में फूट हुई थी ना, जेजेपी ने ज्वाइन करा। तीसरी बात तो धोखे से आई है, पता ही है, कहाँ 61.19% वोट प्रतिशत था,
जिस दिन वोट पड़े 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी 8:46 पर कहते हैं कि जी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। उससे पहले इनके एक मंत्री ने कहा या एमएलए ने कहा कि हम 50 सीटें जीत रहे हैं। कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं? क्योंकि इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है कि वो इनके साथ है। इनके खुद के नेता बोल रहे हैं कि हमें आप इंटरप्ट मत कीजिए, फिर मुझे आपकी आवाज म्यूट करवानी पड़ेगी। खुद के नेता ने बोला था प्रियदर्शनी ये जी, बात। आपकी बातों को वो बहुत आराम से बिना कुछ कहे सुन रही थी। आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, उनका भी समय है, उनको अपने समय में बोलने दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। हाँ जी, मैं ये कह रही थी दिल्ली के आंदोलन में ना, तो जब किसानों का आंदोलन था, किसानों की हत्यारी भाजपा सरकार, 750 किसान 7 लेयर बैरिकेडिंग इन्होंने हरियाणा में करी किसानों के लिए। किसी वर्ग के ये सगे नहीं है, ये इसी प्रवक्ता के शब्द हैं जब ये आम आदमी पार्टी में थी। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, इसी के शब्द है जो अभी अब दूसरी तरफ पर्सनल कमेंट अभी करेंगी तो मैं आपको क्या लगता है सृष्टि जी? बीजेपी मैं हमारी पर्सनल कमेंट सुनूंगी प्रियदर्शनी जी, मैं आपसे आपकी बारी पर लूंगी इस पर जवाब। काम तो गिनवा दें। नहीं पर्सनल कमेंट, सॉरी सृष्टि जी, आई कैन नॉट हेयर दिस पर्सनल कमेंट। कमल हांडा जी, और नेशनल लेवल पर भी कोई इनसे पूछे, भ्रष्टाचारियों को मैं की गारंटी देता हूं, और अगले दिन भ्रष्टाचारी चक्की पीसिंग जिसको कहते हैं, अगले दिन ही वो भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में शामिल होकर 5 साल हो जाता है। तो ये कौन सा भ्रष्टाचार? कमल हांडा जी, आप अपना इतिहास भूल रहे हैं क्या? आपको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल वही शख्स हैं जिन्होंने शीला दीक्षित पर कई आरोप उन्होंने लगाए थे। लगातार कहीं ना कहीं शीला दीक्षित का नाम लेकर उन्होंने अपनी सियासी पिच जो है वो दिल्ली में बिछाई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि चुनाव नतीजे आते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हाथ मिला लेते हैं। अभी 2025 में जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी कुछ इसी तरह का होगा क्या? कांग्रेस ने जो पहले गलती की थी, जिसको कांग्रेस गलती मान भी रही है, कहीं ऐसी गलती दोबारा तो नहीं कर लेगी सत्ता में आने के लिए? नहीं मैडम, इन्होंने हरियाणा में जब इन्होंने हमारा लिहाज नहीं किया तो हम दिल्ली में कैसे करेंगे आम आदमी पार्टी का? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था ये तस्वीर जूम करके दिखाइए। इसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, किरण बेदी है, अन्ना हजारे है, और दूसरी तरफ कौन है? राजनाथ सिंह बैठे हैं, सुषमा स्वराज बैठी है। करके दिखाइए। अगर नहीं आपको बनाना तो मैं आपको ये पिक भेज दूंगी मैं आपके चैनल के माध्यम से। तो ये इन्होंने मिलकर एक खेल रचा था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाया जाए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और अब करप्शन। लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में तो कांग्रेस की बदौलत ही आई ना दिल्ली में। आप क्या बातें कर रही हैं हांडा साहब? हाँ, तो मैं तो कह ही रही हूँ, हमने हमारी उदारता थी जो हमने इसका साथ दिया आम आदमी पार्टी का। हमें नहीं पता था कि ये भी भाजपा की तरह पीठ में छुरा घोंपने वाला। डिसाइड तो कर लो वो उदारता थी या गलती थी। कभी आप उसको गलती कहते हैं, कभी आप उसको उदारता बता रहे हैं। बिल्कुल उदारता थी। ये उदारता 2025 में तो नहीं दिखा देंगे फिर से? नहीं, वो उदारता वो नहीं दिखाएंगे। अब हम लड़ रहे हैं ना सारी सीटों पर, तो उदारता हम कहाँ से दिखा रहे हैं? दूसरी बात मैं कुछ और कहना चाहती थी, आप भी प्लीज मेरे को बोलने टोकिएगा नहीं। ये इन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कामों की वजह से तीसरी बार सत्ता में आई। कौन से काम किए हैं? मैंने कहा ना, कभी मैं किसी दूसरे चैनल पर भी डिबेट करके हटी हूँ, वहां पर इनके प्रवक्ता से पूछा गया कोई 5 काम गिना दीजिए हरियाणा में। एक काम नहीं गिना पाया। हमने काम किया विकास विकास विकास। इनको कमल हांडा जी, आप चलिए विकास के काम याद दिलाने की बात कर रही हैं, शीला जी के काम याद दिला पाएंगे आप अपने दिल्ली में वोटर्स को? आपको लग रहा है कि आपकी तैयारियां उस लेवल की है? आज मेट्रो और इतने फ्लाईओवर जो हमने बनाए दिल्ली में ट्रैफिक जैम को रोकने के लिए, किसने बनाए थे? वो शीला दीक्षित जी की सरकार में ही बने थे ना। इन्होंने तो कोई काम नहीं किया। बता दीजिए आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया हो या इन्होंने कुछ काम किया हो? भाजपाइयों ने कोई काम किया? 7 सांसद है, कोई एक सांसद भी गया हो अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम किया हो? नहीं। देखिए, ये झूठ बहुत बोलते हैं, और इतने सालों से 11 सालों से इन्होंने सारे संस्थान, 4 पिलर थे और लोकतंत्र के, चारों ध्वस्त हो गए, सिर्फ एक पिलर बच गया है। वो उसी में सब भ्रष्टाचार है, उसी में जुडिशरी है, उसी में सब कुछ आ जाता है। मैं क्या किस के नाम लूं मैं? एक ही पिलर बचा है, वो कब ध्वस्त होगा, ईश्वर कब चाहेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन वक्त जरूर आएगा, बदलेगा जरूर। एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगी आपको, आपके चैनल के माध्यम से सृष्टि जी, कि अभी राजनीतिक जो स्वयं सेवक हैं, उनके जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को आजादी मिली, जिसका विरोध हमारे धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य जी ने भी विरोध किया था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। वो कहते हैं 2022 और 24 में मिली आजादी, और इनकी एक 10वीं फेयर कंगना रनावत
वो कहती थी 2014 में आजादी मिली। प्रियंका गांधी गई है अधूरे बंधु जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसको अलग अलग कई तर्क सामने आए थे, उसको लेकर अलग अलग कई तर्क सामने आए थे। प्रियदर्शनी जी, आप इंटरप्ट मत कीजिए बार बार। प्रियदर्शनी जी, इनको तो आजादी ऐसी मिली हुई है रियल वुमेन को कि कुछ कहने की हद नहीं है। चलिए ठीक है, हांडे साहब अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो ओंकार सिंह जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हालांकि आप बता रहे हैं कि आपका ये मानना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो टक्कर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने भी आपकी कुछ बातों से यहाँ पर ऐतराज जताया है, भारतीय जनता पार्टी का भी आपने जवाब सुन लिया। अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से हरियाणा में भी कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जोरों शोरों से थी और एक कॉन्फिडेंट कांग्रेस के अंदर भी था कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो नतीजे आए वो सबने देखे। हरियाणा के जो चुनाव, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए वाली सरकार बनाई है, आपको नहीं लगता कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर जरूर पड़ेगा दिल्ली की जनता पर? ओंकार जी। सृष्टि जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति के अलग विचार है। अगर वो अपने विचार व्यक्त करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत बोल रहा है। जी बिल्कुल। मैंने जो अपना विचार व्यक्त किया कि कांग्रेस के वोट और बीजेपी के वोट भले ही तकरीबन 40% आए, लेकिन सीटें बीजेपी की 48 आई, इनकी 37 आई। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि हवा तो कांग्रेस की थी। सभी चैनल एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा कहता सरकार कांग्रेस की आएगी। अब सरकार बीजेपी की आ गई। बीजेपी वाली साथी कहती है कि हमारे काम को लेकर सरकार आई, कांग्रेस वाली साथी कहती है कि ये सरकार काम को लेके नहीं आई, फिर कैसे आ गई? देखिए, हमारा रोल नहीं रहा, हमारी मात्र 2 सीट आई, ठीक है, जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, हमने स्वीकार कर लिया। देखिए, मेरे बीच में ना बोलिए, मैंने नहीं बोला। सृष्टि जी इनको बोलिए मेरे बीच में। हाँ, नहीं बोल रहे हैं वो। देखिए, मेरे बीच में ना बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप देखिए सृष्टि जी, सरकार अगर आई तो क्यों आई? हमारी तो मात्र 2 सीट आई, हमारी तो इतनी वैल्यू पड़ी नहीं, तो फिर किसकी वजह से आई सरकार? आज बच्चा कह रहा है, जो बापू बेटा ना भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपिंदर सिंह हुड्डा, उन्होंने प्रेशर में काम किया। 18 सीटें ऐसी हैं हरियाणा में, 18 जहां पे इनके 2-2 कैंडिडेट खड़े थे। अगर एक कैंडिडेट खड़ा हो तो वो सीटें हमें तो नहीं जीती, वो सीटें सारी बीजेपी नहीं जीती। अगर इनका एक कैंडिडेट खड़ा होता, 2-2 ना खड़े होते, तो बीजेपी की हार जीत ना होती। आज बीजेपी की सरकार आई है तो कमल आंडा जी, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे ना मानने की वजह से तुम्हारी ये हालात हो रहे हैं, वो तुम्हारी वजह से आई है, कांग्रेस की वजह से आई है। दिल्ली के बारे में मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का इतना ज्यादा रोल नहीं है, मैं कोई बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। देखिए, बात रखना कमल हांडा जी। अगर आप नहीं, मैं एक बात भी, एक छोटा सा रिएक्शन सृष्टि, एक लाइन, अगर ये बीजेपी मेरे को लगता है तो 10 सीटें वो भी ले आते, कांग्रेस को सपोर्ट कर देते। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात करना। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। आप तो सहयोगी दल बंद कर रहे हैं ना ओंकार जी, आप तो सहयोगी दल बंद कर रहे हैं, पीछे से आपने सहारा दिया। कमल आंडा जी, देखिए सृष्टि जी, अगर इन्होंने बोलना तो मैं बंद कर देता हूँ। नहीं, वो बस अपनी बात थोड़ी सी रखना चाह रही थी, उन्होंने रख दी। अगर आप उस पर भी, सृष्टि जी, उस पर भी लोकसभा के चुनाव में, अरे वो हर डिबेट में अपनी बात ही रखना चाहती है। लोकसभा के चुनाव में, सुनिए, सृष्टि जी, लोकसभा के चुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कहा कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, भले हमें एक सीट ना मिले, हम बीजेपी को बाहर निकालना चाहते हैं। ये बापू बेटा की ही जिद थी, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन में इनेलो शामिल नहीं हुई, जबकि इंडिया गठबंधन की नींव हमारी जींद रैली में हुई थी। तो कहीं ना कहीं हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं कांग्रेस से, बीजेपी से तो मिले हुए हैं। अब ये नहीं मानना चाहती, ना माने, लेकिन जनता इस सच को जानती है। ठीक है, आज बात सिर्फ दिल्ली के चुनाव की है और दोनों प्रवक्ता दिल्ली से बाहर भाग रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, बीजेपी हमेशा जातिवाद और धर्म की राजनीति करती है। यहां पे भी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, यहाँ पे उन्होंने पूर्वांचल और धर्म की बात ही रखी। ये नहीं बोला कि दिल्ली में हमने ये काम किया, ये काम करेंगे, इस बात पे नहीं आई बीजेपी की प्रवक्ता। वो सिर्फ ये कह रही है पूर्वांचल की वोट हमारे को मिलेगी। फिर तुम्हारे को वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप अपने काम तो बताइए। आपने दिल्ली में क्या काम किया? केंद्र की सत्ता है वहां पे, पुलिस केंद्र की है, पूर्ण राज्य का दर्जा आप नहीं दे रहे हो दिल्ली को। क्या कहना चाहते हो आप? कैसे?
किस वजह से आपको पूर्वांचल वाले वोट देंगे? सिर्फ इसलिए कि आपके 2-3 नेता पूर्वांचल से आते हैं और प्रवक्ता पूर्वांचल से आती है। ये बातें ठीक नहीं है। बात वोट जो है काम के आधार पर मिलती है। इन्होंने कहा हरियाणा में हमारे काम को देख के वोट आई। कौन सा काम किया? कोई एक समस्या बता दो जो आपने खत्म करी हो। जितनी समस्याएं आज हैं सारी की सारी तुम्हारी देन है। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, चलिए हरियाणा विषय नहीं है, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं ओंकार जी की अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को फिर से जीत दिलाई है जनता ने तो उसके पीछे काम भी होगा, विकास भी होगा और वजह भी कई होंगी। चलिए मैं राजेंद्र जादौन जी आपसे वही सवाल करना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे था कि हरियाणा के पीछे सिर्फ कांग्रेस है। ठीक है, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो उनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली के चुनाव पर? प्रभाव थोड़ा सा पड़ता है कि मनोबल भी बढ़ता है कार्यकर्ताओं का, पार्टी का भी, कि चलिए हमने 2 प्रांत जीत लिए तो अब हम जो है और जोश के साथ काम करें और मजबूती के साथ खड़े हों ताकि हमें सफलता और आगे के प्रांतों भी मिले। तो ये तो रहता ही है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी बड़ी ताकत झोंकी हुई है दिल्ली में। वो जो वहां के इनके नेता कहते थे कि हम 100 कार्यकर्ता नेता भेजेंगे, तो वो देखिए दिल्ली का मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं कि वो ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो है लोगों को राहत नहीं दे पाई और हमें मौका मिलेगा। तो अब देखते हैं कि सब अपना अपना दाव आजमा रहे हैं। कई बार राजनीतिक खींचतान भी है, कुछ ग्राउंड पर भी लोगों को करके दिखाने का प्रयास है और एक संकल्प है। तो मतदाता किस तरह से सोचता है ये देखना है कि अभी तो जो है कैग रिपोर्ट आ गई, वो जो है मुकदमा शराब नीति को लेके चल भी रहा है। केंद्र सरकार ने परमिशन भी दे दी। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप देखिए कोविशील्ड के जो सर्टिफिकेट है सबके पास, उसमें से प्रधानमंत्री का चित्र गायब हो जाता है। कमल आंडे जी एक बारी बात पूरी करने दीजिए। बहुत देर बाद राजेंद्र जादौन जी का मौका आया है, बोलने नहीं देती। एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए। जादौन साहब मत बोल। तो सवाल ये है कि कई बार क्या है कि सत्ता परिवर्तन भी इस तरह से हो जाता है। आप बाकियों की ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। किसी आप नहीं, ये आप प्लीज बाकियों की ऑडियो म्यूट कीजिए। तो अप्रत्याशित रूप से भी सत्ता परिवर्तन हो जाता है। मुझे वो 2013 का वाकया याद है कि जब ये संगरूर पंजाब में कैंसर कोवर्ट यूनिट का वो करने आए थे कार्यक्रम में राहुल गांधी और उस समय के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, उसमें कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे और पंजाब के जो और उनके प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद थे। तो गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि हमने बहुत काम किया है देश में और उन्होंने काम भी बताया कि हमने क्या क्या किया। और उन्होंने ये भी कहा, देखिए कि कई तरह की बातें उठती, उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि 2014 में हम सत्ता में वापसी नहीं कर रहे, ये कहा उन्होंने। अब देखिए कि उनको कहां से पता था, सारा आकलन था उनके पास और उन्होंने कहा हमने काम भी किया है। तो ये अप्रत्याशित रूप से नरेंद्र मोदी जी का उभार हुआ, भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ जो लगातार संघर्ष ही करती थी। कई बार 84 में तो 2 सीट थी लोकसभा में, तब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। तो वो ये कहते थे कि आज आप हम लोग हमें देखकर हंस रहे हैं क्योंकि हमारी 2 सीट है, लेकिन देखना एक वक्त आएगा हमारा। फिर धीरे धीरे वक्त आया भी, उन्होंने 13 दिन की सरकार बनाई, फिर 13 महीने की बनाई, फिर पूरे 5 साल की भी चलाई। तो ये राजनीतिक परिवर्तन कई बार अप्रत्याशित भी हो जाता है। तो दिल्ली में देखते हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो दावेदार हैं सत्ता के, वो तीनों अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं और किस तरह से जो है कांग्रेस, अब इंडिया गठबंधन बिखर गया। वैसे तो इंडिया गठबंधन तो कहा ये गया था ऑफिशियली कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन पहले से भी उसको देखा जाने लगा था कि जब एक अंडरस्टैंडिंग लोकसभा चुनाव के लिए बन रही है, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ करें मिलके और आगे भी करें, लेकिन वो आगे करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई समर्थन दे रहा है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए हमने समर्थन दिया है, वो ये मान के चल रहे हैं अखिलेश यादव। तो अब वो देखते हैं, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन अप्रत्याशित भी हो जाता है, कोई अप्रत्याशित घटना भी हो सकती है दिल्ली में। जिस तरह की दावेदारी और जिस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, वो देखते हैं कि उसका परिणाम जो है 8 अक्टूबर ये क्या आता है नतीजे 8 फरवरी। हाँ, देखते हैं, देखने की बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट कमेंट में प्रियदर्शनी जी फटाफट से लास्ट कमेंट दीजिए, फिर भांडा जी का रुख करूंगी।
लास्ट कमेंट से पहले सृष्टि जी, मैं एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफ, आज की फोटो ऑफ द डे दिखा रही हूँ। दिख रही है सृष्टि जी आपको? दिख रही है आपको? क्लियर तो नहीं है, महान but हाँ। हस्तियों की फोटो देखिए। इस फोटो में मैं, अच्छा ऐसे अब दिख रही होंगी शायद। देखिए एक तरफ है, लेफ्ट साइड में है माननीय कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। चोर चोर मौसेरे भाई। इन तस्वीर को देख के यही लगता है, ये गूगल में मिल जाएगी तस्वीर, कोई भी गूगल करके देख सकता है। जितने भी श्रोता हैं, वो जितने भी लोग देख रहे हैं वो देख सकते हैं इनको। अब ये बताइए कि ये कभी जब इनका मन करता है साथ में हो जाते हैं, जब मन करता है इनको अलग हो जाते हैं। मतलब कि इनका सिर्फ एक ही मत है कि किसी तरीके से सत्ता को हासिल करना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने नियमों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नकली जनेऊधारियों को अपनाएगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल समाज के साथ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है जो अपने जाट नेताओं को बढ़ाती है। आज प्रवेश वर्मा जी जाट के एक अच्छे नेताओं में आते हैं। उनके फादर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इनके पास एक जाट चेहरा ऐसा बता दीजिए। तो फिर सीएम के फेस का ऐलान क्यों नहीं कर देती भारतीय जनता पार्टी? अगर पार्टी में दिल्ली के लिए भी अच्छे क्योंकि हमारे पास चेहरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छे चेहरे हैं हमारे पास। हमारे पास कोई एक चेहरा नहीं है, इनके पास सिर्फ वही एक चेहरा है जिसको खुद ही जनता ने नकार दिया है। मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट इनसिक्योर मैन। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में आप कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं जब तक अरविंद की, ये तो एक तरह से परिवारवाद वाली पार्टी उन्होंने बना दी है। ठीक है, 10-15 ओके प्रियदर्शनी जी, क्योंकि ज्यादा टाइम में नहीं दे सकती, लास्ट कमेंट था। मैं कमल हांडा जी फटाफट से। हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई कौन है? कमल हांडा जी को आपने बहुत टाइम दे दिया है। और वो आपका ये प्रियदर्शनी जी, मुझे लास्ट कमेंट यहाँ पर सबसे लेना होगा, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस से। देखती है वो नहीं, इसका लास्ट कमेंट मतलब ये हर डिबेट में बोलिए, हर किसी को टोका है इन्होंने। प्रियदर्शनी जी, अगर उन्होंने टोका है तो आप भी कोई चीज ना दोहराएं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, सबके टाइम की वैल्यू होती है। नहीं, ठीक है, एक तो इनकी पार्टी का कोई स्थान नहीं है, तीसरे नंबर पे आ रही है दिल्ली में। आज के टॉपिक के हिसाब से भी देखें तो ढूंढ कर पहलेगी इनको। नहीं, ये इनका लास्ट कमेंट, ये तो ट्रकों के पीछे जो शायरी होती है उनको बोलती है। ये महिला तो इनसे बुलवाना है आपको लास्ट कमेंट। पूरे डिबेट में ये नहीं ऐसे प्रियदर्शनी जी, अब देखिए मुझे आपकी मजबूरन आवाज में म्यूट करानी होगी। कमल हांडा जी से मुझे लास्ट कमेंट लेने दीजिए आप। कमल हांडा जी फटाफट से आप अपनी बात रखिए, प्रियदर्शनी जी की ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज, ताकि मैं लास्ट कमेंट ले सकूं। कमल हांडा जी फटाफट से, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, 30 सेकंड है आपके पास। जी बस मैंने दो बातें कहनी थी। बापू बेटे इनके इनेलो की पार्टी में कितने हैं? 1970 से 2024 तक इन्होंने भाजपा को समर्थन दिया या उनसे लिया और सरकार बनाई। और बाकी ये जो भारतीय रेपिस्ट पार्टी की जो प्रवक्ता है, इसने झूठी झूठ बोलना है, इसने स्वस्थ राजनीति नहीं करनी है। देशद्रोह करेगी, प्रदेश द्रोह करेगी, लेकिन अपना मतलब चमकाएगी। स्वस्थ राजनीति। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबसे ज्यादा कहा जा सकता है इस वक्त जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो दिल्ली चुनाव को लेकर है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका कहना है कि इनकी जीत होगी, इन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन जनता तीनों पार्टियों में से किसको चुनेगी, दिल्ली में किसकी सरकार बनाती है, किसको देगी दिल्ली की सत्ता की चाबी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।